अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज फिर हमारी मुलाकात हो रही है एक और टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट के ऊपर बेहतरीन रिस्पांस दिया। सबने बहुत अप्रिशिएट किया और हमें इनकरेज किया कि हम और आगे इस तरह के कंटेंट बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दोज विशेज़ एंड सपोर्ट जो आप लोगों की तरफ से मिला है अभी तक, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। तो अभी तक जिसने वो पॉडकास्ट नहीं देखे हैं वो हमारी वेबसाइट elevate.org पे जाके हमारे पॉडकास्ट देख सकता है और आई एम श्योर कि उससे आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इतनी अप्रिसिएशन के बाद हमें फ़ील हुआ कि क्यों ना एक नई सीरीज़ शुरू की जाए जिसमें डायरेक्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उन एरियाज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ जिनके बारे में डेफिनेटली बात होती तो नहीं है, लेकिन उस तरह की चीज़ें लोगों को फेस ज़रूर करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में मेरा अपना पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा है या वो चीज़ें जो चीज़ें आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो है हाउ टू फिक्स और हैक योर इंटरव्यूज़ रिजेक्शन। तो हम सब ही जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब अपने कैरियर में मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं और मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू देने के बाद हमें ये फील होता है कि हमारा जो रिस्पांस रेट है इंटरव्यूज़ का वो इतना अच्छा नहीं है और उसके पीछे डेफिनेटली कुछ रीजंस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों के बारे में बात की जाए जो मैं पिछले कुछ 10 सालों से या इससे ज़्यादा अरसे से मैं खुद फेस कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और एक बेसिकली एक छोटा सा एक प्रोसेस बनाया है जो कि आप लोगों को मदद कर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप लोग एक जॉब पोस्ट देखते हैं तो जॉब पोस्ट को देखने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि सबसे पहले अप्लाई करें उस चीज़ के ऊपर। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। करना कुछ यूँ होता है कि जब तक आप उस जॉब पोस्ट को ठीक से पढ़ें ना, उसके ऊपर कभी अप्लाई ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई जॉब है जिसके ऊपर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आप फ्रेश हैं और आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं बस इस अंधाधुन में कि शायद आपको वहाँ से कोई कॉल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी हैव डिसाइडेड कि वो उनको 4 साल का एक्सपीरियंस वाला ही बंदा चाहिए तो वो कभी भी आपको अप्रोच नहीं करेगी। आपकी CV आधी ही पढ़ के वहीं से रिजेक्ट कर दी जाएगी और वो ट्रैश में डाल दी जाएगी। तो वो भी एक रीज़न बनता है कि आप लोगों को कॉल्स नहीं आ रही होती हैं या आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं होता उस जॉब पोस्ट के मुताबिक। तो कहने का मकसद ये है कि आप उस जॉब पोस्ट को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह पढ़ें और देखें कि उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसके बाद अप्लाई करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल आने के बाद आपका सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो ये कि उस कंपनी के बारे में देखें कि उस कंपनी के बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्या आपका कोई दोस्त उस कंपनी में काम करता है? क्या उस कंपनी से रिलेटेड कोई रिव्यूज़, कोई फीडबैक ऑनलाइन आपको मिल रहे हैं गूगल पे, लिंक्डइन पे या और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर? अगर वो मिल रहे हैं तो वो कलेक्ट करें, उनकी वेबसाइट पे जाएं और देखें कि वो किस तरह का काम करते हैं। क्या वो अगर वो कोई मल्टीनेशनल फर्म है तो क्या वो प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सर्विसेज सेल करती है, या फिर अगर वो सॉफ्टवेयर फर्म है तो वो क्या प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही है, क्या उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो डेवलपमेंट कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बाद इंटरव्यू को अप्रोच करें। कंपनी के बारे में जानने के बाद सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कंपनी आपको अप्रोच करती है। अगर आपकी प्रोफाइल उनको ठीक लगती है तो वो कंपनी आपको अप्रोच करेगी और आप उनको कमिट करते हैं कि भाई ठीक है, मैं इस दिन इस टाइम पे आपके पास आ जाऊँगा इंटरव्यू देने। अगर आप उस टाइम पे पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पाते, आपको लगता है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपके पास कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो एटलीस्ट आप उनको कुछ आवर्स पहले इन्फॉर्म कर दें ताकि जो लोग आपके लिए अपना टाइम निकाल के रिजर्व करके बैठे हैं वो कुछ और एक्ट कर लें उस टाइम पे। क्योंकि होता ये है कि जब आप उस टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करते तो आपको सबसे पहले तो आपका एक इंप्रेशन गलत बनता है और फिर ये भी चांसेस कम है कि वो आपका इंटरव्यू दोबारा अलाइन करे रिक्रूटर। तो बेहतर ये है कि आप अपनी इमेज अच्छी रखें। अगर आपको 1 घंटे 2 घंटे भी पहले पता चल गया है कि आप वो इंटरव्यू में नहीं जा सकते और आपकी कोई मीटिंग आ गई है या आपका कोई ऐसा कोई काम है जो कि जाना बहुत ज़रूरी है उस इंटरव्यू से, तो आप एटलीस्ट इन्फॉर्म करें। जिस चीज़ को इनकरेज किया जाता है, रिक्रूटर से मैंने बात की है और मैं खुद इंटरव्यूज़ लेता हूं, तो हम इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि लोग हमें पहले बता दें कि हम इस टाइम पे या इस दिन में नहीं आ पा रहे हैं।
किसी भी अनएक्सपेक्टेड वजह से। और इससे बेहतर ये होता है कि वो फिर आपको खुद ही अप्रोच करते हैं और आपसे रीस्केड्यूल करवा लेते हैं और आपके हिसाब से वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद जब आप आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये किया जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जब आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो लोग जो है वो बहुत लंबी कहानी लेकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से उस वक्त उस सवाल का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं उसके बारे में आपके पास जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और जो एक्सपर्टीज़ है उनको ब्रीफली बता दिया जाए। आपको उसके अंदर ये नहीं बताना कि मेरी हॉबीज़ क्या है, मुझे क्या खाना पसंद है या मुझे क्या कलर पसंद है। उसके अंदर आपको ये चीज़ बतानी है कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कितने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या जो है चैलेंजेस का सामना किया है और अभी मेरे जो रोल है वो क्या है, मेरे नीचे टीम अगर काम करती है तो वो कितनी बड़ी है। इस तरह की चीज़ें जो टेक्निकल हैं, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन मांगा जाता है, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कोई चीज़ किसी रिक्रूटर को, एचआर को या किसी भी को पूछनी होती है तो वो स्पेसिफिकली पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं या आपको आपकी और एक्टिविटीज़ क्या हैं प्रोफेशनल लाइफ के अलावा। तो जब इस तरह के अलग से सवाल किए जाए तब उन चीज़ों का जवाब दें और इंट्रोडक्शन के सवाल को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड रखें और ब्रीफ रखें। उसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो आपसे मल्टीपल सवाल किए जाते हैं। उन सवालों के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है कि अक्सर कैंडिडेट्स सवाल को पूरा सुने बगैर ही जवाब देना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि शायद मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब आप किसी को आधा सवाल सुन के किसी को जवाब देते हैं तो सबसे पहले तो आपका एक इमेज गलत बन जाता है। आपका एक इमेज गलत बन जाता है और उसके बाद हो सकता है कि आप उस सवाल का जवाब भी गलत दे रहे हो। तो बेहतर यह है कि आप सवाल कंप्लीट होने दें, उसके बाद उनसे उस बात का उनको जवाब दें। दूसरी बात यह कि लेट्स से कि आपको वो सवाल ही समझ नहीं आया, तो जब आपको वो सवाल समझ नहीं आया तो आप उस सवाल के बारे में उनसे पूछें कि आपको ये सवाल जो आपने किया है, आपको इस चीज़ का आपको समझ नहीं आया, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान इस चीज़ को गलत समझेगा कि अगर आपने उसको ये बोल दिया कि आप अपना सवाल रिपीट कर दें, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, बजाय इसके कि आप उनका सवाल का गलत जवाब दें और अपना जो इम्प्रेशन है वो ख़राब करें। तो बेहतर ये है कि आप उस सवाल की क्लेरिफिकेशन लें, आप उस सवाल को क्लियर करें अपने जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उनसे, और फिर उस सवाल को अच्छी तरह से जवाब दें। इसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला होता है तो अक्सर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपसे ख़ुद पूछते हैं कि अगर आपका कोई सवाल है कंपनी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो आप कर लें। तो उस टाइम पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी के बारे में सवाल करें, कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में पूछें, आपके बर्नआउट्स के बारे में पूछें, आपकी टाइमिंग के बारे में पूछें, आपका लेट सिटिंग के बारे में पूछें। उस वक्त ये वो टाइम होता है जिस वक्त आप उस कंपनी के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर या फीडबैक में नहीं मिला। देयर इज़ अ हाई चांस के उसमें भी कोई चीज़ मिस हो जाए। तो आप, जैसे मैंने पहले बताया, आप किसी ऑनलाइन फॉरम पे जाके, फेसबुक पे जाके या किसी और फॉरम पे जाके उनका फीडबैक पढ़ सकते हैं लोगों का, या ओपन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे भी आप उस कंपनी के बारे में एक पोस्ट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है और यहाँ पे किस तरह का वर्क कल्चर है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपने कभी कभार रियलाइज़ किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फील हो जाता है कि आपने ब्लंडर किया है या आपने जवाब सही नहीं दिया या आपको पता नहीं था उन चीज़ों के बारे में। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप उस इंटरव्यू से निकलने के बाद अपने थॉट्स को कलेक्ट करें और फ़ौरन वो चीज़ें अपने पास कहीं राइट डाउन करें। अगर आपको लगता है कि आप घर जाते जाते, ऑफिस जाते जाते वो चीज़ें भूल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू से बाहर आएँ और अपने मोबाइल पे वो चीज़ें नोट कर लें, ताकि आप बाद में उन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर सकें, उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकें और अपने जो अगले आने वाले इंटरव्यूज़ हैं, अगर वहाँ से आपको कॉल नहीं आती, तो आपके जो नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ होंगे उसमें आप अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। ये चीज़ मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। शुरू के जो अर्ली के करियर मेरे जो इंटरव्यूज़ होते थे, साल या 2 साल का मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा, उन दिनों मुझे ये फील हुआ कि शायद मैं अगर 10 सवाल हो रहे हैं तो उसमें से 6 ही के जवाब दे पाता हूँ, 4 के नहीं दे पाता।
तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पास एक पूरी डिक्शनरी बन गई है सवालों की, जिनको अगर मैं इंटरव्यू से 10 मिनट पहले भी पढूं तो वो काफ़ी होता है। उसका रीज़न सारा यही है कि मैं जब भी इंटरव्यू से आता हूँ तो अपने थॉट्स को कलेक्ट करके वो कहीं ना कहीं राइट डाउन करता हूँ, फिर उनके बारे में रिसर्च करके उनको समझने की कोशिश करता हूँ और उनके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मेरे जो आगे आने वाले इंटरव्यूज़ हैं उनमें मुझे मदद मिल सके। तो इस तरह जो एक्सेप्टेंस का रेशो है इंटरव्यूज़ का वो बहुत हाई हो जाता है। अगर आप 5 इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो आपको आने वाले तीन इंटरव्यूज़ में तो एटलीस्ट आपको ऑफर लेटर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर निकलें तो ज़रूर ये चीज़ सोचें और एचआर से ये चीज़ रिक्वेस्ट करें कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है या बुरा है, आप एटलीस्ट एक रिप्लाई एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो ना हो, लेकिन चाहे वो रिप्लाई ना में हो, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी और एचआर आपको रिप्लाई करे। इससे फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से कि आपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए और आपको ये कंपनी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन इनका जवाब आते आते आपके पास कहीं और से ऑफ़र आ जाती है, तो आपको नहीं पता होता कि उस कंपनी में आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका इंटरव्यू एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, फर्दर प्रोसीजर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप उसी वक्त एचआर को इन्फॉर्म कर दें कि मैं और जगह भी इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, और जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे रिप्लाई करें। एटलीस्ट अगर हाँ में है तो हाँ में, ना में तो ना में, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई ज़रूर मांगें। उससे इंशाल्लाह आपको भी क्लैरिटी मिलेगी आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में, और ये एक अच्छा कल्चर भी है और हम लोग खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने वहाँ ये चीज़ प्रैक्टिस करवाई है कि कैंडिडेट को ना सिर्फ ये बताना कि आपको रिजेक्ट किया गया है, बल्कि ये भी बताना कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया, आप किस एरिया के अंदर लैग कर रहे हैं और आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और आई डोंट थिंक सो, और ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब उनके साथ उनको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, उनको सही चीज़ गाइड करते हैं और उनको उनके लैकिंग एरियाज़ बताते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी तरह जब आप भी ये चीज़ मांगेंगे कंपनी से, तो कंपनी भी बाउंड होगी आपको वो चीज़ बताने के, और इंशाल्लाह इसी सब चीज़ों को, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका जो इंटरव्यूज़ का जो एक्सेप्टेंस का जो रेट है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऑफर्स आएंगी। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस इज अब्दुल रहमान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।